अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज मार्केट्स में इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान में आज एक इंतहाई हलचल मचा देने वाली खबर, हमारे वजीर खजाना असद उमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बंदा, वो विकेट आज गिर गई जिसके बारे में इलेक्शन से कबल ही खान साहब ने, इमरान खान ने कह दिया था कि असद उमर मेरा वजीर खजाना होगा। जितनी पार्टी के अंदर एक सपोर्ट असद उमर को रही उतनी शायद अब किसी और को ना मिल सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काफी दिनों से ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन हर बार अब से 24 घंटे पहले तक जब उनसे ये बात पूछी गई तो उनका कहना था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन उन्होंने मजीद अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल रात पहली दफा उनकी बात हुई और जिसमें उनसे वजीर आजम से जो उनकी बात हुई और ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो वजारत तब्दील कर ले, वजारत जो है एनर्जी लेने तवानाई, जिस पे उन्होंने माजरत कर ली। साथ ही साथ उनसे एक बात ये भी पूछी गई कि क्या आप पार्टी की अंदरूनी सियासत का शिकार हुए, जिस पे उनका कहना था कि मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। बहरहाल यकीनी तौर से एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान IMF से डील कर रहा है, पाकिस्तान और हमारे असद उमर साहब जो है उसको लीड कर रहे थे मुज़ाकरात को, इस एक ऐसे वक्त में जब 4 हफ्तों बाद जो है वो बजट पेश होना है, 3-4 हफ्तों बाद, ऐसे में रिमूवल या उनका मुस्ताफी होना उनकी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा सियासी जो है अवामिल इसमें कारफरमा है। बहरहाल सियासत को जरा साइड में रखें, असद उमर के जाने से और क्या अवामिल बने, अगर बात करें टेक्निकल बुनियाद पे या मुआशी चीज़ों पे, इसका जरा हम जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, जो कि आज इस वक्त एक जो इन्वेस्टर्स के ज़हनों में नाज़रीन बात होती है वो हमेशा फियर ऑफ अननोन जो होता है उनका, वो मार्केट को हर्ट करता है। लेकिन जहां पे चीज़ें क्लियर होती हैं पोजीशन, मार्केट जो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करती है। आज भी हमने देखा कि यही होल्डिंग सिचुएशन देखी गई। 60 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 36,811 पे मौजूद है। 151 मिलियन शेयर्स अब तक ट्रेड हुए, जबकि 4.7 बिलियन रुपए का ये आज ट्रेडिंग रही। बहुत लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस, जस्ट वेट एंड सी का माहौल जो है आज कैपिटल मार्केट्स में देखा जा रहा है। बहरहाल माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, वाज़े तौर पर असद उमर का कहना है कि जो अब आने वाले वजीर खजाना होंगे, एक भारी पत्थर उन्हें चूमना होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यकीनी तौर से आप क्या समझते हैं कि कितने मुश्किल हालात हो गए थे असद उमर के लिए काम करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ विद द प्रेजेंट लॉर्ड असद उमर वाज द बेस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, 2 चीजों का मसला था जो मैं डे 1 से आपकी मीडिया पे कह रहा हूँ, जो हुकूमत को भी हमने मेरा ख्याल है राइटिंग दिया, और वो एक मसला था FBR पे ग्रिप और दूसरा मसला था करेंसी आपका जो डिवैल्यूएशन, और दोनों चीजों के आपके हल मौजूद थे। मेरा ख्याल है इनको FBR ज्यादा लेट हुई है और FBR की इनकी टीम मेरा ख्याल है इनको ज्यादा, मेरा ख्याल है पर्सनल ओपिनियन है, ज्यादा इनको मेरा ख्याल है उन्होंने लेट डाउन कर दिया। करेंसी के मामले में भी देखिए, आपके मुल्क में ये बहुत छोटी सी मार्केट है। इस मार्केट में वो फ्री मैकेनिज्म की जो बातें करने वाले हैं, मेरा ख्याल है वो जिंदगी में बैठे बैठे दिन में ख्वाब देख रहे होते। आपको अपनी मईशत का अंदाजा है, पैरेलल इकोनॉमी आपकी 100% इकोनॉमी के बराबर है, और उस पैरेलल इकोनॉमी की मौजूदगी में आप कभी सोच भी नहीं कर सकते, ना तस्वर कर सकते हैं कि इस किस्म के किसी स्टेप को लिया जा सकता है। कल रात को मेरी आधे घंटे के करीब मेरी बात हुई असद उमर साहब से, और इस मामले में खैर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो रिजाइन करेंगे या छोड़ देंगे या समथिंग है। एंड वी वर डिस्कसिंग FBR के ऊपर भी हमने बात की, 1-2 और इशूज थे, उन्होंने मुझसे उससे भी बात की। मैं समझता हूँ सच अ नाइस टैलेंटेड पर्सन जिसको पता था कि क्या चीज होनी और क्या कैसी चीज होनी, मगर मैं ये समझ, लेकिन अशफाक साहब जिस बात की आप इशारा कर रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि इस वक्त फ्री मार्केट मैकेनिज्म, फिर जाहिर है कि वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट और बहुत सारी IMF के रिफॉर्म्स हैं और जो हमारे अपने हक में जो हमें करने हैं, लेकिन स्टेटस को उनको नहीं करने देगा, तो आने वाला जो भी वजीर खजाना होगा पूरे पाकिस्तान के, या कोई भी सियासी जमात है, किसी का भी वजीर खजाना ले ले, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो स्टेटस को से टक्कर ले। ये बहुत मुश्किल होगा फिर हर किसी के लिए। इमरान देखो, एक बात सुनो, जब तक आपका 38% GDP
टैक्स नहीं देगा, कोई भी दुनिया में आप दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट को लेके आएंगे, वो भी इस मुल्क की मईशत को नहीं करा सकते। तो असद उमर ने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी जाती राय है, मैं असद उमर को बहुत पुराना जानता हूँ और बहुत कम लोग इनको इतना पुराना जानते हैं। मैं समझता हूँ जेम ऑफ अ पर्सन जिसने मेरा ख्याल है हर किसी की सुनी और कोशिश की कि जिस हद तक वो संभाल सकता है संभाल। मगर मैं आज भी कहता हूँ जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप एफबीआर पे नहीं होगी, जब तक ये समा एफबीआर का जो चल रहा है ना कि जी के बिल्कुल डीमोरलाइज पूरी टीम हो चुकी है, जब तक आपके एफबीआर के की ऑफिशियल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक आप एफबीआर के अफसरों को आप एतमाद में नहीं लोगे, जब तक आप इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टिमुलेट नहीं करोगे और सिर्फ आप सिर्फ एक काम में लगे रहोगे कि जी कि मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी करूं, मैं इसको पकड़ूं, ये चोर है, ये डकैत है। यार इस मुल्क में 72 साल में सारे चोर डकैत ही पैदा किए, तो ये आप छोड़ दें, मोस्टली यही हालत है और इसको आपको भूलना पड़ेगा फॉर द टाइम भी। आपको रियल फोकस करना पड़ेगा आपकी फ्यूचर पे। और ये जो भले आईएमएफ की बातें आ रही हैं, आईएमएफ मैं अगर होता मैं कहता मैं डिस्कार्ड करता हूँ आईएमएफ के प्रोग्राम, और आपको लेना चाहिए अपने फेवर का प्रोग्राम। पहले भी हुकूमतों ने लिए और उसके बाद प्रोग्राम लेने के बाद डिसकंटिन्यू भी हुए हैं। आप अगर ले भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परपेचुअली को उसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आज समझते हैं, आज मैं फ्री कोर्ट दे दूंगा तो आप समझते हैं आज ये डॉलर कहाँ रुकेगा? क्या आपका सही, वो जाहिर है कि कोई इतनी छोटी सी आपकी मार्केट है अशफाक तौला साहब, एक बड़ी पेमेंट आती है तो मार्केट हिल के रह जाती है। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त, हमें खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया। खुर्रम, किस तरह से रीड कर रही है कैपिटल मार्केट इस डेवलपमेंट को? खुर्रम शहजाद, खुर्रम जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 खुर्रम, मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से रीड कर रही है मार्केट आज? देखिए, मार्केट इनिशियली तो नेगेटिव लिया था और काफी नेगेटिव मार्केट हो गई थी, बट आखिर में इसमें जो है वो बाइंग नजर आई है और लोग अब इन्वेस्टर्स इन जनरल ये समझ रहे हैं कि जो वर्स्ट था वो हो चुका है, डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी। अब नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और फिर वो किस तरह से लेके चीजों चलते हैं। लेकिन एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर अभी भी है कि जो भी मिनिस्टर आएगा पहले तो उसको एक्सेप्ट करना कि जी इतना बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम चल रहा है, वो फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी। उसके साथ साथ टैक्स के इश्यूज है, वेस्टेजेस के इश्यूज है, ऑस्टेरिटी के मसले हैं, मतलब काफी सारे इश्यूज अभी हैं एट हैंड। तो उसको हैंडल करना एक नए जो है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पहले तो उसको वक्त लगेगा समझने के लिए ऑफकोर्स, उसके बाद जाके फिर उसका आउटपुट नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। तो और मजीद कितनी क्रिटिकल हो जाएगी क्योंकि बजट भी अब नए फाइनेंस मिनिस्टर को देना है और असद उमर कह रहे हैं कि बजट जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आईएमएफ प्रोग्राम को। एब्सोल्युटली, देखें ये बजट बहुत क्रिटिकल था और क्योंकि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन जो चल रही हैं और उनकी जो भी इस पर कंडीशन है, देखिए एक तो हम बेल आउट लेने जा रहे हैं, ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि जी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो बेल आउट के लिए नेगोशिएशन तो बहुत मुश्किल होती हैं। बट ऑफकोर्स असद उमर साहब का ये अच्छी बात बहुत अच्छी रही है कि 12 बिलियन डॉलर्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी नेट एक्सटर्नल अकाउंट की, उनको उन्होंने जो है बगैर आईएमएफ को पूरा किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अगर वो ना होते तो आज हम ऑलरेडी शायद डिफॉल्ट कर चुके होते। तो एक बहुत अच्छी चीज हुई कि हमें स्टेबिलिटी एटलीस्ट फॉर टाइमिंग मिल गई है। इस पे जो भी आएगा मेरे ख्याल में वॉर फुटिंग बेसिस पे वो काम करेगा और इवेंचुअली इसको जो है ना बहुत ऑन टोज होगा वो। खुर्रम बहुत शुक्रिया, खुर्रम बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मीटिंग से निकल के इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। अशफाक तौला साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइए कि इस वक्त दो चीजें कही जा रही हैं कि एक तो आईएमएफ से प्रोग्राम जो है जो है बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा और कहा भी जा चुका है। दूसरा, ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के अंदर, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के अंदर विद इन द पार्टी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो वो भी एक प्रेशर जो है असद उमर के ऊपर काफी आ गया। क्या कहेंगे तौला साहब? बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो कल की जो इतलात थी हमारे पास, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी इसके फेवर में है कि एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए और उसके क्या खद्दो खाल होते हैं, देखिए उस पर डेलिब्रेशन की जानी चाहिए। मैं जिस मुल्क की जीडीपी का 35,000 अरब रुपए का जिसका हुजम हो और 35,000 से ज्यादा अरब की आपकी पैरेलल इकोनॉमी हो, इस मुल्क की इकोनॉमी से आप डायरेक्ट टैक्स कैसे वसूल करोगे जब तक उस पैरेलल इकोनॉमी को आप सरफेस पे नहीं लाओगे? अब असल में एक्चुअली होता क्या है, कुछ चीजें बड़ी थ्योरेटिकल अच्छी लगती हैं लोगों को और कुछ चीजें बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। तो हमारे यहाँ लोगों का ये मयार है कि वो प्रैक्टिकल चीजों को इग्नोर करके थ्योरेटिकल चीजों की तरफ जाते हैं और ये सोल्यूशन देते हैं कि जी फलाने को पकड़ के बंद कर दो, फलाने को पकड़। देखिए इससे कुछ नहीं होता, पहले भी एमनेस्टी आई है, आपने भी देखा मैंने भी देखा है।
मगर उन एमनिस्ट्रियों का सक्सेस रेशियो इसलिए नहीं बनता कि जब तक उस एमनिस्ट्री को आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे और ओनरशिप नहीं लोगे, वो एमनिस्ट्री नहीं चल सकती। लास्ट जो एमनिस्ट्री थी, मैंने मिस्टर इस्माइल साहब को कहा था कि मिस्टर आप ये एमनिस्ट्री आखिरी वक्तों में ना लाओ, बिकॉज कि आपकी ओनरशिप नहीं रहेगी। और आपने देखा हुआ केयर टेकर सेटअप में उस एमनिस्ट्री का ये हाल हुआ जैसे गरीब की जोरू सबकी बात, और उसकी इतनी इसकी शेप बिगाड़ दी गई कि मैं खुद हैरान था कि ये कैसे चला रहे हैं। तो मेरा हम्बल व्यू ये है कि यार कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है, मुझे अफसोस हुआ है आज असद उमर के रिजाइन को देखते हुए, स्पेशली ऑन द ईव ऑफ द बजट, कि जब असद उमर उस चीज को ग्रिप में लेके आया था। अब जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, उसकी हमारी दुआएं उसके साथ है, बस उसको डी नोवो काम करना पड़ेगा। और डी नोवो काम करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 महीना है, और बजट 1 महीनों में नहीं बनता। ये कितना मुश्किल होगा, इसी के ऊपर अशफाक तुल्ला साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया इस वक्त मुजम्मिल असलम ने भी। मुजम्मिल, ये जो बात इस वक्त की जा रही है, बजाय इसकी कि प्रैक्टिकल अप्रोच होती, जो थ्योरेटिकल अप्रोच थी पीटीआई की, जो उसके इंतखाबी वादे थे स्पेशली मईशत के हवाले से, इकॉनमी को डिसिप्लिन करने के हवाले से, वो हमारे यहाँ स्टेटस को उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और आज उसी का शिकार जो है असद उमर हो गए। और साथ ही साथ जाहिर है कि पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसका भी क्या कहेंगे इस उनके स्टेप डाउन होने से इस वक्त में, कि जब पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में भी जा रहा था और अगले महीने बजट भी है, कितना मुश्किल होगा? देखिए, बात ये कि आपको मैं थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। 2009 में जो है 6 महीने में शुरू की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 3 वजीर खजाना चेंज हुए थे। सबसे पहले इसादार साहब आए थे, फिर नजीब कमर साहब आए, और फिर जो है आपके शौकत तरीन साहब आए। और शौकत तरीन साहब ने आते ही 1 महीने के अंदर IMF प्रोग्राम ले लिया था। तो अगर कोई ये खाम ख्याली में है कि नए वजीर खजाना आएंगे और फिर IMF से जीरो से बात शुरू होगी और वो लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक गवर्नर और FBR मिलके जो है ये जो है IMF से नेगोशिएट करते हैं। तो ये नेगोशिएशन जो है तकरीबन हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर का फाइनल अप्रूवल देते हैं, और वो भी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से देते हैं। तो जो भी नए फाइनेंस मिनिस्टर अब आएंगे, वो जो है प्राइम मिनिस्टर की ही जो गाइडलाइन होगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, उस पर फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ उनका अंदाज अपना होगा। तो ये जो चीजें चल रही है, मिनिस्ट्री हो गई, जैसे अशफाक तुल्ला साहब ने बोला, इनमें जो है ये प्रिंसिपल फैसला हो गया, अब मोडालिटीज तय होती है और नीचे मशीनरी काम करती है। रहा सवाल असद उमर साहब का, उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने जो है पाकिस्तान को की कश्ती को जो है डिफॉल्ट होने से बचाया, और उन्होंने बगैर IMF के जो है जो नामुमकिन थी 9 महीने गुजरवा दिए। और अब भी अगर 2 महीने IMF ना आए तो पाकिस्तान को कोई खुदा न खासा खतरा नहीं है। अब वो सिर्फ जो है पॉपुलैरिटी, क्योंकि उन्होंने सख्त फैसले किए, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने वो मुल्क के लिए किया। उनके लिए बहुत आसान था, वो मुश्किल फैसले ना करते और पॉपुलैरिटी रखते और अपनी सीट रखते। आखिरी चीज ये कि PTI ने एक मिसाल कायम की है। पहले मैं माजी में देखता था, जब भी कोई हुकूमत बनती थी तो जितना भारी वजीर होता था उसको हटाना मुश्किल होता था, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। तो असद उमर साहब PTI में एक बहुत बड़ा कद काट रखते हैं, और ये एक मिसाल कायम की गई PTI में कि पार्टी इज सुप्रीम, देयर इज नोबडी के जो है यहाँ पे जो है अहेड ऑफ पार्टी। और ठीक, यकीनी तौर से यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट हो गया है। अब अगले किसी की भी परफॉर्मेंस बेस्ड हवाले से अगर देखें तो किसी की भी कुर्सी जो है वो महफूज नहीं, क्योंकि जो बैकिंग और जो सपोर्ट असद उमर को मिल सकती थी पार्टी में, वो शायद किसी और को ना मिल सके। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा अशफाक तुल्ला साहब। और दूसरा सवाल जिसकी आप बार बार निशानदेही की, FBR की जानिब आपने निशानदेही की, मैं कहूंगा जो ब्यूरोक्रेसी से एक जो खौफ व खतर है, और जो इससे पहले बरमला इजहार कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही है, तो ये चीज फिर समझ में आ रही है? सर, मुझे छोटा भाई है मुजम्मिल मेरा, एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पावरफुल और अनपावरफुल, अगर डिसीजन सारे प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से ही हुए हैं, लाइक IMF का है, अगर अनपॉपुलर डिसीजन है, मिनिस्ट्री है अनपॉपुलर डिसीजन। जी तुल्ला साहब, किस्म के अनपॉपुलर डिसीजंस पे अगर असद उमर को कहा जा सकता है कि भाई कि तुम घर बैठ जाओ या मिनिस्ट्री चेंज कर लो, तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कहा जा सकता? मेरा ये सवाल होगा फिर कि कौन सी पार्टी की आजादी है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर को कहो भाई तुम स्केप बोर्ड बन जाओ या बली का बकरा बन जाओ? तो फिर तो ये हुकूमत, मुनस्सल हुकूमत, एक पूरी जिम्मेदारी है उसकी, एक पार्टी की जिम्मेदारी है।
तो जब पार्टी की जिम्मेदारी है तो उसकी स्केपगोट आप फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों बना रहे हो? क्योंकि कौन सा ऐसा डिसीजन है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने तय किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा या कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिए? अब इट्स अ मैटर ऑफ के उसकी इंटरप्रिटेशन क्या। और ये जो मुजम्मिल ने जो कहा ना कि जी के एक्चुअली वो नेगोशिएशन होगा, इसका मतलब ये होगा कि सपोज करें अगर आप 3 लोग कोई एक नेगोशिएशन करके आए हो, तो अगर मैं उसको हाँ कह दूं तो मेरी ओनरशिप इसकी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एमनेस्टी के बारे में कहा कि केयर टेकर की ओनरशिप नहीं थी, इसलिए कुछ ऐसे फैसले थे दोज वर द बिटर पिल्स टू स्वॉलो, वो नहीं होने दी गई और इसी वजह से एमनेस्टी फेल हो गई। तो अब अगर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो कहता है यार मैं फ्री फ्लोट नहीं करना चाह रहा, और अगर पुराने वाले एग्री करके आ गए और उसका जो ब्रंट होगा उसको फेस करना पड़ेगा। तोला साहब ये फरमाइए कि अब जो मौजूदा एमनेस्टी स्कीम जो कि असद उमर लेकर आ रहे थे और ये आ जाती, कामयाबी हो जाती, इसमें 120-22 अरब की जो इस वक्त कही जा रही है रेवेन्यू आ जाता, तो वो जो डेंट आपको पड़ा था वो शॉर्टफॉल खत्म हो जाता। ये भी एक प्रेशर हुआ ना, और विद इन द पार्टी अगर उसकी मुखालफत की जा रही है तो पहली दफा हम देख रहे हैं कि इतनी भरपूर तरीके से मुखालफत, तो पार्टी के अंदर जो ग्रुप है जो लॉबिंग असद उमर के खिलाफ काम कर रही थी वो फिर जीत गई आज। नहीं, ये नहीं है। देखिए, जो मेरे पास इत्तला आई थी कि एक कोई मीटिंग हुई थी पिछले सैटरडे को भी बनी गाला पे, मुझे किसी ने कहा इसमें क्या हकीकत है, उसमें कुछ प्रोफेशनल्स को भी एक आध को बुलाया गया था और उन्होंने भी कुछ बैशिंग की उस एमनेस्टी के ऊपर। वो एक ऑल्टरनेट लॉबी जो आप कह रहे हैं, जो विद इन पार्टी एक जो है ना मोहल्लाती सियासत जो होती है ना आपकी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक हुआ, ये मेरे नॉलेज में थी। और एक अब मुझे सबसे बढ़ के जो कल ताज्जुब हुआ या परसों जो ताज्जुब हुआ, जब मीडिया में ये खबर आई कि फैसल वावड़ा साहब और मुराद सईद साहब ने ज्यादा अपोज किया, ठीक है ना। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि फैसल वावड़ा साहब या मुराद सईद साहब, ये तो वो 2 लोग हैं जो इमरान खान के बिल्कुल ही बहुत ही करीब साथियों में से माने जाते हैं। तो उसका मतलब है क्या इमरान खान साहब की ऑनरशिप नहीं थी, या पार्टी इतनी अपना लिबर्टी दे रही है अपने मेंबर्स को कि वो किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं। और ये एमनेस्टी के बारे में ये मसले हैं। इमरान, मैं अभी प्राइवेटाइजेशन की बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है, मुझे बहुत शुक्रिया कि आप उस मीटिंग से निकल के आए और हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त अशफाक तोला ने भी हमसे बात की और जाहिर है कि एक ये सूरत हाल जो है बहुत ही सवालिया निशान छोड़ी जा रही है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।